जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। मार्केट अपने बुल रन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है और देखते हैं कि ये डाइजेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स के साथ, या फिर एक शॉर्ट टाइम ग्राफ के ऊपर एक हमें करेक्शन देखने को मिलेगी। ये हम आइंदा आने वाले चंद ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये तय होता हुआ देखेंगे कि मार्केट अपनी इस बुल रन को, जो कि 15 से 16,000 पॉइंट्स का बुल रन है, इसको डाइजेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर एक दिन मार्केट पॉइंट्स निकालती है तो अगले दिन उससे डबल पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर पड़ जाते हैं और फिर एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि एक दिन अगर एक सेक्टर परफॉर्म करता है तो दूसरे दिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेक्टर छुट्टी पर होता है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट आती है किसी दूसरे सेक्टर की तरफ से। जैसा कि हमने कल देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज की इस रेस के अंदर PPL के अलावा PPL और माड़ी के अलावा बाकी के जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ख़ुसूसन OGDC ने माइनस में परफॉर्मेंस की और कंट्रीब्यूशन जो पॉइंट्स की है वो माइनस के अंदर है। तो मार्केट अपनी इस बुल रन को, जिसको वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है, वो इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि कुछ सेशंस के अंदर इसी तरह ये कोशिश कंटिन्यू हो रही होगी और हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है? मार्केट कब इस तरह से अपने बिहेवियर को शिफ्ट करती है डाइजेशन की तरफ, एक बड़े बुल रन के बाद डाइजेशन की तरफ कब शिफ्ट करती है? जब उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, यानी मार्केट के अंदर वॉल्यूम, सपोर्टिव वॉल्यूम नहीं है। ऐसा वॉल्यूम नहीं है मार्केट को जो तमाम सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिले। ऑलमोस्ट कुछ सेक्टर के अंदर, जिसमें बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस के कुछ स्टॉक्स या फर्टिलाइजर के सिलेक्टिव स्टॉक्स के अलावा, बाकी ऑटो के अलावा, ऑटो ने आज अच्छा परफॉर्म किया, बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम ड्राई है। तो जब तक वॉल्यूम थ्रू आउट दी सेक्टर्स नहीं आता, सारे सेक्टर परफॉर्म तब तक नहीं करेंगे और इंडेक्स अपने पॉइंट्स को इस तरह से बुल रन को डाइजेस्ट करके उसकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग इसको इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं कि ये इंडेक्स मैनेज हो रहा है, इंडेक्स ऊपर दिखाया जा रहा है और कुछ शेयर्स को चलाया जा रहा है, कुछ को नहीं चलाया जा रहा। तो मेरे ख्याल से ये इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं होती, ये इंडेक्स की डाइजेशन होती है, अपने बुल रन की डाइजेशन होती है। तो जब इस डाइजेशन ये कंप्लीट होगी तो ये डाइजेशन किसी दो तरह से होगी। एक तो डाइजेशन इंडेक्स की इस तरह से होती है कि वो अपने जो पीछे वाला बुल रन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर या 2000 पॉइंट नीचे या 1000 पॉइंट ऊपर, इस तरह से जिग-जैग मूव करता है। दूसरा तरीकाकार इंडेक्स का जो बुल रन की डाइजेशन का होता है वो ये होता है कि वो 15,000 पॉइंट अगर इंक्रीज किया है तो उसका कम से कम 20% यानी 3-4 हज़ार पॉइंट का अखराज करता है और फिर जब वो बुल रन डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर एक फाउंडेशन बन जाती है और 3-4 हज़ार नीचे जाकर फिर इंडेक्स वापसी पलटता है। तो ऐसा तो नहीं हुआ, आज भी 1,39,109 की सपोर्ट ली है इंडेक्स ने और फिर वहाँ से जो कुछ 300 कुछ पॉइंट माइनस होने के बाद 165 पॉइंट माइनस पर मार्केट बंद हुई है। यानी कि आखिरी कुछ मिनट के अंदर कुछ बाइंग भी इंडेक्स के अंदर जो है वो आई है, तभी इंडेक्स के अंदर ये जो नेगेटिविटी है वो कम हुई है, पॉइंट्स की नेगेटिविटी। तो मेरा ख्याल है कि इंडेक्स जो है वो अपनी इसी तरह से बुल रन की डाइजेशन को कंटिन्यू करेगा और आगे मार्केट में कल आप जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव देखेंगे और फर्स्ट हाफ के अंदर जो इंडेक्स का बिहेवियर है वो हमें ये बता देगा कि मज़ीद जो है वो आगे 1,40,000 जो आज की डबल टॉप फॉर्मेशन है वहाँ उस तरफ सफ़र शुरू होगा या फिर ये डाइजेशन डाउनवर्ड जो है वो स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट हाफ के अंदर ही हमें उसका बिहेवियर मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडेक्स कोई ज़्यादा करेक्शन के मूड में अभी नहीं है।
क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इंडेक्स को इसी तरह से अपनी बिहेवियर को शो करते हुए आगे चलना है, इसी तरह से जाना है जैसे ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जा रहा है। ये तो रही इंडेक्स की बात। आज अगर मार्केट में गैमा गैमी की बात करें तो टोटल जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगा है, अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो वो 193 मिलियन के आसपास है KSE 100 इंडेक्स का, जिसकी टोटल मजमूई मालियत कल की मजमूई मालियत से कम होकर 17.5 अरब रुपए बनती है। इंडेक्स ने अपना हाई 1,40,000 और 202 पर पोस्ट किया, 782 पॉइंट प्लस हुआ, और लो जो है 1,39,000 और 102 यानी 1,1100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर 314 का माइनस जो लो पोस्ट किया। तो 1100 पॉइंट्स की ये मूवमेंट रही इंडेक्स की, और यहाँ पर ही स्टॉक्स में बहुत सारे जो परफॉर्मर थे उन्होंने कम बैक किया। जो कल के लूजर्स थे, यानी बैंक अल हबीब कल का लूजर था, आज उसने परफॉर्मेंस दी और इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। सबसे ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक हमें और ऑयल स्टॉक हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है परफॉर्मर में, जिसमें माड़ी है। हबको कल माइनस में था, आज पॉजिटिव है। इसी तरह AKBL लश्करी बैंक सिस्टम्स लिमिटेड, जिसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन रही वो आप इसके साथ शेयर करेंगे। इस तरह थल, AICL, PPL, BAFL, बैंक अल फलाह जो कल माइनस में कंट्रीब्यूट कर रहा था, आज पॉजिटिव कम बैक किया उसने। इसी तरह HGFA, ये भी HBL ग्रोथ फंड है, और हाइफा HIFA वो भी HBL का एक इन्वेस्टमेंट फंड है। इन दोनों में स्टॉक कैप रहे। HBL ने कल सबसे ज़्यादा पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन करने में अहम किरदार अदा किया बैंकिंग सेक्टर में, और आज उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। एंग्रो एच आज नेगेटिव, कल बहुत अच्छा रहा था। इसी तरह HBL, MCB, नेशनल बैंक, MEBL और फैसल बैंक, FFC, OGDC और MLCF। FFC की कल खबर रही कि अपनी पर बैग के पीछे 325 रुपए का इजाफा किया, लेकिन आज उसने माइनस में कंट्रीब्यूट किया। तो यही वजह है कि एक दिन जो स्टॉक्स चलते हैं वो अगले दिन थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, और इसी तरह से वो अपने पिछले हाई को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इंडेक्स भी इसी तरह से करता है कि इंडेक्स भी 15,000 पॉइंट चूंकि हाई लगा के आया है, तो अब वो पीछे वाले पॉइंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए वो थोड़ा नीचे जाता है और अपने आप को करेक्ट करता है। जो RSI जो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन के अंदर है, उसको थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश की जाती है। आज के अगर खबरों की बात करें तो मिजान बैंक और सिंध एंग्रो माइनिंग कंपनी की ने थर कोल एक्सपेंशन के हवाले से एक उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका बिलावास्ता एक्सपेंशन का जो फ़ायदा है वो लकी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को होगा। 660 मेगावाट बिजली उससे पैदा कर सकेगी। तो इसका फ़ायदा चूंकि लकी को हो रहा है, तो लकी के शेयर के ऊपर, लकी सीमेंट के शेयर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे, क्योंकि लकी ग्रुप तो एक ही है। अगर इसका पावर जनरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर है वहाँ से जो अर्निंग्स आएंगी तो वो भी ग्रुप को ही अल्टीमेटली आनी है। तो इसलिए ये एक लकी की जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करेगी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है। स्टेट बैंक 30 जुलाई 2025 को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है, हालांकि मार्केट में एक सर्कुलेशंस हैं, न्यूज़ की सर्कुलेशन है, न्यूज़ तो इसको नहीं कह सकते, इसको र्यूमर्स कह सकते हैं या अजम्पशंस कह सकते हैं कि अजम्पशंस हैं मार्केट के अंदर के वो मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी को देख सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर स्टेट बैंक ने कोई कमी की तो ये फेवरेबल नहीं होगा इकोनॉमी के लिए, कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, और अभी 3 से 4 रुपए की लेवी जो मरहलावार हुकूमत ने लगानी है उससे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में मजीद इजाफा होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, और चीनी की कीमतें पहले आसमान को लगी हुई हैं, और चीनी शॉर्टेज के मसाइल हैं, शुगर माफिया एक्टिव है। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज होगा। तो इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगा और मॉनेटरी पॉलिसी में अगर 50 बेसिस पॉइंट्स कम होते हैं तो ये कोई दानिशमंदाना मेरे ख्याल से फैसला नहीं होगा। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक जो है वो इसको अनचेंज रखेगा। बाकी 50 बेसिस पॉइंट्स की मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, अगर ये कम नहीं होते तो जाहिर है इंडस्ट्री वाले और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं। ये इसके अलावा
ऑटो सेक्टर के हवाले से कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स रहीं और उस हवाले से साजगार की, एचकार की और इस तरह इंडस की ईपीएस पर अर्निंग पर शेयर के हवाले से इंक्रीज़ की बात की गई है, एक्सपेक्टेशन लगाई गई है रिसर्च की बुनियाद के ऊपर कि इतना इंक्रीज़ होगा ईपीएस के अंदर। मैं एक बार फिर कह दूं कि जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं ये कोई हतमी और फाइनल नहीं होती, ये एक रिसर्च अजम्पशंस होती हैं, यानी अपनी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाता है और सेल डाटा और साबका डाटा को कोरिलेट करने के बाद फिर उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर एक अजम्पशन बनाई जाती है कि अच्छा अब इस कंपनी की इस क्वार्टर की अर्निंग इतनी होगी क्योंकि इसकी इतनी सेल्स हुई हैं, इतना इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हुई है, इसके साथ साथ इसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम हुई हैं, कंपनी ने इतना एक्सपेंड किया, वहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा और ये वो। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, खुसूसन गैल और जीएचएनआई दोनों की ट्रक की सेल्स के हवाले से जो है वो मस्बत खबरें रहीं और इनकी सेल्स को इंक्रीज़ होता हुआ जो है वो प्रपोज किया गया, दिखाया गया। तो अब देखते हैं कि पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो कल के दिन क्या रहती है। मेरे ख्याल से टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर गाल को देखें, जीएएल को देखें और जीएचएनआई को देखें तो दोनों एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर वापस आ चुके हैं। अब हो सकता है गाल का जो टारगेट है वो 600 रहे और क्योंकि जब स्टॉक किसी बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर उसके अंदर एक बड़ा बुल रन स्टार्ट होता है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे रहे यहाँ पर, सपोर्टिव वॉल्यूम, तो बड़ा बुल रन स्टार्ट होगा तो गैल जो है वो 600 रुपये को टच कर सकता है। ये कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल पहला टारगेट प्राइस जो है 550 के ऊपर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है और वहाँ पर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये 600 रुपये के ऊपर आसानी से जा सकता है। ऑटो के अलावा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से खबर रही कि तारीखी इजाफा हुआ है। चीन ने 1 अरब और 22 करोड़ डॉलर की इस साल सरमायाकारी करके पहला नंबर हासिल किया और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का बढ़ना पाकिस्तानी मीशत के लिए फ़ायदा मंद है। सिस्टम ने एक मटीरियल इंफॉर्मेशन की कि IT सर्विस की एक्विजिशन के लिए वो उसको एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहा है या उसने कर लिया है और एक नई IT कंपनी को वो अगर एक्वायर करने जा रहे हैं तो जाहिर है सिस्टम के ऑपरेशंस के अंदर एक्सपेंशन होगी और ऑपरेशन के अंदर एक्सपेंशन होगी तो जो ज़्यादा जो है वो सेल्स होंगी IT की और इनकी सेल्स जब ज़्यादा होंगी तो जाहिर है कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये अगर एक्वायर करने की खबर आ जाती है तो करंट मार्केट प्राइस जो कि 117 के आसपास है, यहाँ से जो प्राइस है वो 130 रुपये तक जंप कर सकती है इजीली। 13-14 रुपये जो है वो आसानी से इसमें पड़ सकते हैं अगर फर्दर फ्यूचर में ये खबर जो है वो मटीरियलाइज हो जाती है। आप दोस्तों ने पूछा ओटसुका के हवाले से। ओटसुका फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर आजकल ज़ेर अताब है और ज़ेर अताब इसलिए है कि उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा और बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। बायर्स का इंटरेस्ट पैदा होगा जब ये ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर ज़्यादातर चला जाएगा। ज़्यादातर स्टॉक्स ओवरसोल्ड होने वाले हैं। अगर आप सल की बात करें, CPHL की बात करें, लिवन की बात करें, ग्लेक्सो की बात करें, हाई नून की बात करें, हेलियन की बात करें और फिरोज़ की बात करें और इसके साथ साथ ओटसुका की बात करें तो ये सब के सब तकरीबन ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर जाने वाले हैं या तकरीबन उनमें से जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक अकमुलेशन जो है वो होगी, स्टार्ट होगी। मेरे ख्याल से ओटसुका 266.71 रुपये पर जो कि आज बंद हुआ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 250 रुपये की सपोर्ट अगर नहीं तोड़ता तो यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए और अगर कोई ऊपर फंसा हुआ है तो वो वेट करे कि 250 की सपोर्ट को ऑनर करके वहाँ से रिबाउंड लेता है तो फिर आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है, उसको एवरेज करना है और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 250 रुपये की सपोर्ट को वेट करें। यहाँ से इसको सपोर्ट लेकर मुड़ना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर इसकी जो करेक्शन है वो 45% कंप्लीट हो जाएगी। 478 रुपये का हाई लगाने के बाद 266.71 रुपये के ऊपर आज की क्लोजिंग। 45% किसी भी स्टॉक के अंदर एक बड़ी करेक्शन होती है और टेक्निकल रिवर्सल वहाँ पे आ जाता है। अगर फंडामेंटल चेंज ना भी हो, पीछे सपोर्ट कोई खबर ना भी कर रही हो तो उसका टेक्निकल रिवर्सल आ जाता है तो स्टॉक के अंदर टेक्निकल रिवर्सल का टाइम हुआ चाहता है और 250 के आसपास की रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ से रिवर्सल ले 260 से ले वेट करें, 260 भी नहीं तोड़ता यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग 30% 30% कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस यही है 250 रुपये। 250 को तोड़ता है, अगर 260 के लिए बाइंग करेंगे तो 250 स्टॉप लॉस रखेंगे और 250 को ऑनर कर रहा होगा तो यहाँ पर बाइंग करेंगे, फिर 240 का स्टॉप लॉस रखेंगे और आगे आपको ये टारगेट दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट 300 रुपये, बड़ी
तेज़ी के साथ ये आपको 300 रुपये पर जाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद फिर अगले टारगेट इसके खुलेंगे। अगली जो ट्रेडिंग कॉल है हमारी वो BOP के हवाले से है। स्टॉप लॉस इसका आपने 11 रुपये 50 पैसे रखना है और टारगेट प्राइस इसका 15 रुपये है, जबकि बाइंग करंट मार्केट प्राइस 13 रुपये के आसपास करनी चाहिए। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ALAC अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। इनकी आज 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की एक मटेरियल इंफॉर्मेशन रही, कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया और स्टॉक जो है वो कैप हुआ 13 रुपये और 94 पैसे पर स्टॉक कैप रहा। खरीदना चाहिए 14 रुपये 14.5 रुपये तक और इसका जो पहला टारगेट है वो 18 रुपये है और स्टॉप लॉस इसका 13 रुपये है। एग्जैक्ट जो आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस है उससे 94 पैसे नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस है। यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गेन दे चुका है, लेकिन इस आज का जो कैप है वो फर्दर इसके अंदर एक बिग मूव को भी इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी है, स्टॉप लॉस भी और टारगेट प्राइस भी। और मार्केट जो है वो फिर से हमारा स्टांस वही है कि कोशिश कर रही है कि वो पिछले बुल रन को किसी तरह से डाइजेस्ट कर ले और अगर डाइजेस्ट यहाँ पर 500,000 की जिगजैग मूवमेंट से नहीं कर सकती तो फिर ये 3,000 पॉइंट नीचे मजीद 1,36,000 की स्पोर्ट पर जाकर इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो सकती है। और खुदा न खास्ता कोई खबर बुरी ना रही, अगर नॉर्मल हालात रहे, ये बात हो रही है नॉर्मल हालात की, अगर नॉर्मल हालात रहे फिर, और अगर नॉर्मल हालात नहीं होते कोई बुरी खबर आ जाती है तो फिर तो उसमें जो स्पोर्टें वगैरह हैं वो काम नहीं करती, फिर वो हर स्पोर्ट उड़ जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला बेहतरी रखे। तो नॉर्मल हालात के अंदर जो है वो यहाँ पर अगर इस तरह डाइजेशन नहीं होती तो फिर 1,36,000 के आसपास वहाँ से एक फिर जब ट्रेंड शुरू होगा तो उम्मीद है कि जो सेक्टर नहीं चले वो भी चल जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।